हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने ये समझा था कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं और किस तरह से जो प्लास्टिक है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इस भाग में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आपने स्वयं भी जो है इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या आई है तो इस भाग में हम जो है उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि कुछ प्राकृतिक रेशे होते हैं और कुछ संश्लेषित रेशे होते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके निर्माण में जो है पौधों और जंतुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ये रेशे जो हैं हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये रेशे मानव निर्मित होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे कि हम बात करें रेयॉन या नायलॉन की, तो ये क्या है, संश्लेषित रेशे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, जिसमें प्रश्न है हमारा कि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। जब हमने संश्लेषित रेशों की बात की थी तो हमने उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था कि रेयॉन जो है वो एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। लेकिन यहाँ पर हमें 3 कथन दिए गए हैं जिसमें हमें ये कथन ढूंढना है कि कौन सा कथन जो है वो ये साबित करता है कि रेयॉन जो है वो संश्लेषित रेशा नहीं है। पहला कथन हम देखें तो है इसका रूप रेशम के समान होता है। तो हमें पता है कि जो रेयॉन होता है उसमें रेशम के समान गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये तो नहीं हो सकता इसका उत्तर। अगला है इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो जब रेयॉन का निर्माण किया जाता है तो उसमें काष्ठ लुगदी यानी कि सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, और सेलुलोज क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसीलिए हम रेयॉन को जो है वो संश्लेषित रेशा नहीं कह रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम संश्लेषित रेशों में रेयॉन को पढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार रेयॉन जो है वो एक संश्लेषित रेशा नहीं है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि रेयॉन जो है वो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि उसमें हम सेलुलोज का जो उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो हमें रिक्त स्थान दिए हैं उनमें हमें जो है सही शब्द भरने हैं। पहला रिक्त स्थान है कि संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो हमें पता है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम, या क्या कह सकते हैं उन्हें, या उन्हें मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित, क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि संश्लेषित रेशों को हम कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अगला है संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाता है, ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी संश्लेषण। क्या कहेंगे इसे हम, संश्लेषण। अगला है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है। यानी कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बहुलक है। तो प्लास्टिक भी क्या हो गया, बहुलक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। हमें पता है कि नायलॉन जो रेशा होता है वो बहुत ही प्रबल यानी कि मजबूत होता है, और इसका प्रयोग उन चीज़ों को बनाने में किया जाता है जहां मजबूती की आवश्यकता अधिक होती है। अगर हम देखें पैराशूट या फिर चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इन चीज़ों का जो है मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना जो व्यक्ति इनका उपयोग कर रहा है वो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जो नायलॉन का उपयोग है वो इनको बनाने में किया जाता है, क्योंकि नायलॉन क्या है, बहुत ही प्रबल रेशा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक के पात्रों को उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो हम क्या करते हैं, घरों में खाद्य पदार्थों को संचय करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे या बर्तनों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं। अगर हम देखें मिट्टी के बर्तन या फिर धातु के बने बर्तन तो वो वजन में भारी होते हैं, जबकि प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। अगला है यह
मजबूत होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं ये मजबूत भी बहुत होते हैं। अगर हम देखें कि मिट्टी के बर्तन की, तो अगर वो नीचे गिर गया तो वो क्या होता है, टूट जाता है। जबकि प्लास्टिक का डिब्बा जो है अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो जल्दी से टूटता नहीं है। इसके अलावा यह चिरस्थायी होते हैं, ये लंबे समय तक जो है चलते हैं, इनमें जंग नहीं लगती है। अगर हम लोहे के बर्तन की बात करें तो उसमें जल्दी से जंग लग जाती है, वो संक्षारित होने लगता है। लेकिन जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, यानी कि लंबे समय तक काम में लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में क्या अंतर होता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये बहुत ही नरम होते हैं और ये आसानी से मुड़ जाते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो थोड़े दृढ़ होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। अंतर देखें हम तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं, और जब ये पिघल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें आसानी से जो है दूसरे आकार में ढाल सकते हैं। जबकि अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखें तो ये गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, इसीलिए हम इन्हें जो है एक बार किसी आकृति में ढालने के बाद पिघलाकर इन्हें दूसरे आकार में नहीं ढाल सकते। उदाहरण जो हैं पॉलीथीन और पीवीसी, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं हम खिलौने, कंघे, बोतल आदि बनाने में। इसके अलावा प्लास्टिक के डिब्बे आदि जो बनाए जाते हैं वो किससे बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ये बहुत ही दृढ़ प्लास्टिक होता है और इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हमारे जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाने में। इसके अलावा जो बिजली के स्विच होते हैं उसको बनाने में इस प्लास्टिक को काम में लिया जाता है। तो ये हो गए हमारे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। जिसमें पहला है डेगची के हत्थे। तो डेगची के हत्थे हम क्यों बना रहे हैं, हमें पता है जब हम धातु का बर्तन उपयोग में ले रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो जो धातु होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बर्तन है वो आसानी से गर्म हो जाता है। लेकिन जो हमने हत्थे बनाए हैं वो हमने बनाए हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो ये जो प्लास्टिक है ये ऊष्मा का कुचालक होता है, तो जल्दी से जो है वो प्लास्टिक गर्म नहीं होता है और ना ही वो पिघलता है। तो इसलिए इनके हत्थे बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। इसके अलावा अगला है हमारे पास में विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड। ये बनाने के लिए भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो ऊष्मा के साथ साथ विद्युत का भी कुचालक होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की विद्युत जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है तो उसे करंट नहीं लगता है। ये जो विद्युत के प्लग होते हैं ये पीछे से तार से जुड़े हुए हैं, धातु के तार से जुड़े हुए हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जो स्विच हैं या प्लग हैं इनमें जो है करंट नहीं आता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसलिए इनको बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर हमें जो है अलग अलग पदार्थ दिए हुए हैं, तो इसमें से हमें वो पदार्थ छांटने हैं जो पुनः चक्रित किए जाते हैं और जो नहीं किए जा सकते हैं उनको अलग छांटना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पुनः चक्रित किए जा सकने वाले पदार्थों की, तो क्या क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, जो हम पॉलीथीन की थैलियाँ यूज़ करते हैं वो, या फिर बॉल पॉइंट पेन की। इसके अलावा प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सब जो हैं ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है थर्मोप्लास्टिक से। तो इनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। जबकि अगर हम देखें टेलीफोन के यंत्र या फिर कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच, ये सब किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो इनको जो है पिघलाया नहीं जा सकता है, यानी कि इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को समझाइए। अब राणा जो है वो क्या कर रहा है, गर्मियों के लिए कपड़े खरीदना चाहता है, तो अब उसे सूती वस्त्र लेने चाहिए या फिर संश्लेषित
वस्त्र लेने चाहिए। तो हम उसे क्या सलाह देंगे? हम उसे सलाह देंगे कि उसे सूती वस्त्र खरीदने चाहिए, क्योंकि जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये क्या करते हैं? पसीना नहीं सोखते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं। जबकि गर्मियों में क्या हो रहा है? पसीना अधिक आ रहा है, तो सूती वस्त्र क्या करेंगे? उस पसीने को सोख लेंगे और शरीर से चिपकेंगे भी नहीं। इसके अलावा जो सूती वस्त्र होते हैं उसमें क्या होती है? हवा जो है वो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है। तो जब पसीना आ रहा है तभी भी वो वस्त्र जो है वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे राणा को? कि उसे सूती वस्त्र खरीदने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो हमें मालूम है प्लास्टिक जो है ये अनअभिक्रियाशील पदार्थ होता है, जो वायु और जल या अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। अगर हम देखें लोहा, तो लोहा क्या करता है? अगर हमने उसे नमी में या बाहर वायु में खुला छोड़ दिया तो कुछ समय पश्चात क्या होता है? उसके ऊपर जंग लगने लगती है, यानी कि वो संक्षारित हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो जलवायु और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसलिए लंबे समय तक जो है प्लास्टिक की वस्तुएं खराब नहीं होती है। इसीलिए हम हमारे घरों में अचार, दही, पानी आदि को इकट्ठा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूग यानी कि ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट करिए। हम घरों में जो रोज दांत साफ करने की ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो हैंडल होता है और उसके जो ब्रश होते हैं, ब्रिस्टल होते हैं, उनको क्या एक ही पदार्थ का बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि जो हैंडल है वो तो हमें कैसा चाहिए? कठोर और मजबूत चाहिए, ताकि हम उसे आसानी से पकड़ सकें। लेकिन जो उसके शूक हैं वो जो है किसी नरम और पतले पदार्थ के बने हुए होने चाहिए, यानी कि बारीक बारीक उसमें रेशे होने चाहिए। अगर मान लीजिए वो भी किसी कठोर पदार्थ से बने हुए होंगे तो हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि वो अलग अलग पदार्थ के बने हुए होने चाहिए। और जो उसके शूक हैं उसको बनाने के लिए हम कौन से रेशे का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। हमने हर जगह सुना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक जो है ये जल्दी से अपघटित नहीं होता है, और अपघटन नहीं हो रहा है तो इसके कारण ये लंबे समय तक पर्यावरण में पड़े रहते हैं, यानी कि कचरा फैलाते हैं। तो अगर हम इसका उपयोग लगातार करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके उपयोग को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें 5R सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। क्या है 5R सिद्धांत? कि सबसे पहले हमें जो है प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। अब जब हम कम ही उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? जो कचरा है वो कम जमा होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग करिए। जो प्लास्टिक का हम सामान लाए हैं उसे हमें बार बार उपयोग में लेना चाहिए। बाल्टी जो है हमारी ख़राब हो गई है तो उसे हमें गमले के रूप में काम में ले लेना चाहिए। इसके अलावा हम क्या करें? पुनः चक्रित करिए। हम क्या कर सकते हैं? उस प्लास्टिक को कबाड़ी वाले को बेचकर और उसका जो है फैक्ट्रियों में क्या होता है? पुनः चक्रण हो जाता है, जिसका क्या कर सकते हैं? पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे नई वस्तु बनाई जा सकती है। तो हमने क्या कर लिया? उसे पुनः प्राप्त कर लिया। इसके अलावा सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है? कि उपयोग ना करना, यानी कि हम प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से बंद कर दें, जिससे क्या होगा? हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए। यहाँ पर हमें कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इनको हमें सही सही मैच करना है। सबसे पहला है हमारे पास में पॉली एस्टर। तो कॉलम बी में हमें सबसे पहले दिया है काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। ये इसका उत्तर नहीं होगा। अगला है पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो पॉलीएस्टर जो है वो पैराशूट बनाने में उपयोग में नहीं आता है। अगला है न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तो पॉलीएस्टर जो है इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में भी नहीं होता है। लास्ट में है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। जो पॉलीएस्टर होता है उस कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, यानी कि इसे बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा कि कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं।
नेक्स्ट है टेफ्लॉन। तो जो टेफ्लॉन है उसका उपयोग जो है हम नॉन स्टिक बर्तनों में करते हैं, यानी कि हमारा खाना जो है वो बर्तन पर नहीं चिपके, इसके लिए उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। वो परत किसकी होती है? वो होती है टेफ्लॉन की। नेक्स्ट है रेयॉन। तो रेयॉन जो है वो काष्ठ लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। लास्ट में है नायलॉन। तो नायलॉन का उपयोग किस में करते हैं? पैराशूट और मोजे बनाने के लिए। तो ये जो उत्तर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। तो जो संश्लेषित रेशे हैं, जब से हम इन संश्लेषित रेशों को बनाने लगे हैं तो वनों का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि इनको बनाने में ना तो वृक्षों की कटाई होती है और ना ही क्या होता है, जीव जंतुओं का शिकार करना पड़ता है। अब पहले हम फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी काम में लेते थे, तो क्या करते थे? वृक्षों की कटाई करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? हम प्लास्टिक के फर्नीचर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया? वनों की कटाई जो है वो कम हो गई है, जिससे क्या हो रहा है? वनों का संरक्षण हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। अब हमें ये समझाना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम कि एक सेल के धनात्मक और ऋणात्मक सिरों को जो है हम तार से जोड़ देंगे और एक कुंजी यानी कि स्विच की सहायता से और एक बल्ब उसमें लगा देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? बीच में एक थर्मोप्लास्टिक की वस्तु लगा रहे हैं। तो क्या होगा? हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक की वस्तु है वो क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या किया हमने कि यहाँ पर जो है तारों की सहायता से ये बैटरी से हमने तार जोड़ दिए और बीच में क्या लगा दिया? एक थर्मोप्लास्टिक की वस्तु लगा दी है और दूसरी तरफ हमने एक बल्ब को जोड़कर तार से इस परिपथ को पूरा कर दिया है। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जल रहा है बल्ब? क्योंकि विद्युत धारा सेल से प्रवाहित तो हो रही है, लेकिन इस थर्मोप्लास्टिक से होकर जो है धारा आगे नहीं बढ़ रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बल्ब है वो नहीं जल रहा। इसके स्थान पर हम इस थर्मोप्लास्टिक को हटाकर यदि धातु का ही कोई तार लगा देते हैं तो क्या होता है कि इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और बल्ब जो है हमारा वो जल जाता है। जब हम इस बटन को ऑन कर देंगे, परिपथ को पूरा कर देंगे, तो क्या होगा? बल्ब हमारा जल जाएगा। अब ये क्यों जल रहा है? क्योंकि जो धातु है वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और बल्ब जो है हमारा वो जल रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, वो पूरे हो गए हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।